नमस्कार, मैं अनुषा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। दर्शकों, आज हम ब्लैक बॉक्स में बात करेंगे मुगलों का काला सच क्या था। हम आपको ले चलते हैं इतिहास की ओर, क्योंकि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का कई भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, जिसमें बताया गया है कि बाबर ने कैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना की। साथ ही ये भी कि बाबर युवा और किशोर लड़कों पर मुग्ध था। मुगलों का शहंशाह और मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर एक समलैंगिक था। अपनी इस विशेषता के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है। बाबरनामा में बताया गया है कि बाबर युवा और किशोर लड़कों पर मुग्ध था। बाबर के हरम में सैकड़ों पुरुष भी थे। युवा लड़कों को औरतों के कपड़े पहनाकर हरम में नचाया जाता था। बाबर ने माना है कि वो बाबरी नाम के एक किशोर पर मुग्ध था। बाबर लिखता है कि रहने की शक्ति नहीं थी, न भागने की शक्ति थी। मैंने तुम्हें जो बनाया मेरे दिल का चोर हो गया। द हिंदू में जिया उल सलाम के लेख में दिलीप हीरो की किताब बाबरनामा का हवाला देते हुए मुगल शासक बाबर के बारे में लिखा गया है कि वो पढ़ सकता था, वो लिख सकता था, वो प्यार कर सकता था, वो वासना कर सकता था और वो लड़ भी सकता था। बाबर बाबरी नाम के युवा पर सम्मोहित था। वो बात अलग है कि बाबर की कई बीवियां और बच्चे भी थे। कई इतिहासकारों का भी मानना है कि बाबर समलैंगिक था और शायद इसी कारण से उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। बाबर ने बाबरी को लेकर सब कुछ बाबरनामा में खुलेआम लिखा है। ऐसा करने में कोई शर्म या झिझक या डर उसे लगा हो, ऐसा नहीं लगता। इससे ऐसा लगता है कि मुगलों में इन भावनाओं से जुड़ी कोई भी चेतना अप्राकृतिक या प्रतिबंधित नहीं थी। यह इस बात से साबित होता है कि एक बार दाराशिकोह ने एक यहूदी को, जिसका नाम सरमत था, उसको मृत्यु दंड की सजा सुनाई। सरमत पर बहुत से आरोप थे। सरमत पर मोहम्मद को नकारने और आधा कलमा पढ़ने का भी आरोप लगा था। यही नहीं, सरमत ठट्टा नाम के एक हिंदू युवक के प्रेम में दीवाना था। कहा जाता है कि इस लड़के से अपनी दीवानगी की हद तक प्रेम के चलते सरमत ने सब कुछ छोड़ दिया और बिना कपड़ों के घूम घूम कर फकीर बन गया। लेकिन जब उसे मृत्यु दंड दिया गया तो समलैंगिकता आरोप की श्रेणी में ही नहीं था। सरमत की इस कहानी को इस बात के सबूत के तौर पर देखा जा सकता है कि मुगलिया काल के दौरान समलैंगिकता को लेकर आज के जमाने से कहीं अधिक उदार दृष्टिकोण रहा होगा। मुगल काल और उसके राज से जुड़े कुछ ऐसे बातें हैं जिनके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। मुगल हरम के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में, अकबर के बारे में ऐसी कई बातें हैं जिन्हें सच भी माना जाता है और मिथक भी। अकबर को डिस्लेक्सिया था। अबुल फत जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर 15 अक्टूबर 1542 में पैदा हुए थे और सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्हें तख्त मिल गया। अकबर के बारे में जितनी भी बातें इससे पहले लिखी या पढ़ी गई, सब यही बताती है कि अकबर एक बेहतरीन योद्धा था और उसे शिकार करना, दौड़ना, लड़ना सब कुछ बहुत अच्छे से आता था। पर कहीं भी अकबर के पढ़े लिखे होने की बात नहीं लिखी गई है। एक बड़ा तबका ये माना जाता है कि अकबर डिस्लेक्सिया का शिकार था। इस बीमारी में इंसान लिखे हुए शब्द ठीक से नहीं पढ़ पाता। उसे लिखने पढ़ने में बहुत सारी दिक्कत होती है। हालांकि अकबर के पास उसके नवरत्न थे जो उसकी इस कमी को पूरा करते थे, लेकिन बादशाह इस बीमारी से पीड़ित थे। बाबरी नहीं है मस्जिद। शायद मुगलों के समय की सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरीज में से एक यही है कि बाबरी असल में मस्जिद नहीं है। इसके बारे में जाने माने ऑथर, डेटा साइंटिस्ट और रिसर्च शुभोदीप मुखोपाध्याय ने अपनी एक ऑनलाइन रिपोर्ट में लिखा कि शुभोदीप ने बाबर, अकबर और अशोक सहित कई ऐतिहासिक राजाओं पर रिसर्च की है। उन्होंने बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स बताए हैं। उन्होंने इस रिसर्च के लिए बाबरनामा
या तुजुक-ई-बाबरी का जिक्र किया है। उनका मानना है कि बाबरी मस्जिद में वजू करने की कोई जगह नहीं थी, जो नमाज के लिए बहुत जरूरी होता है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार बाबरी एक होमोसेक्सुअल मिरबाकी ने बनाई थी, जिसमें नमाज पढ़ने के लिए कोई ओपन स्पेस नहीं थी। अब इसके अंदर क्या होता था, यह एक और कंट्रोवर्सी है। हर बादशाह की होती थी बहुत सारी रानियां। हमें जोधा अकबर की कहानी बहुत अच्छी लगती है। जोधा अकबर में फिल्में हमने देखी, सीरियल देखा। हाँ, इतिहास में जोधा नाम की कोई रानी लिखित तौर पर दर्ज नहीं है। ऐतिहासिक तौर पर हरका बाई का नाम बहुत प्रसिद्ध है। हमें पता है कि उनकी प्रेम कहानी कैसी थी, लेकिन हमें यह भी पता है कि अकबर की कई बीवियां और दासियां थी। मुगल हरम कल्चर ही कुछ ऐसा था। इस्लाम में एक पुरुष 4 पत्नियां रख सकता है, लेकिन बादशाहों के साथ ऐसा नहीं था। उनके हरम में एक समय पर हजारों औरतें रह सकती थी। मुगल बादशाहों के लिए शादी की कोई लिमिट नहीं हुआ करती थी। आपको ये भी बता दें, अफीम का सबसे अधिक उपयोग किया जाता था। आपने टीवी सीरियल जोधा अकबर देखा होगा। टीवी सीरियल जोधा अकबर में एक सीन दिखाया गया है जहां ये बताया गया है कि शहजादे सलीम को अफीम की लत थी, पर यह सिर्फ सलीम तक ही सीमित नहीं थी। यूनिवर्सिटी ऑफ, आपको बता दें कि लुइसलिफ की एक हिस्टोरिकल रिपोर्ट बताती है कि सभी 6 मुगल बादशाहों के काल में ड्रग्स और शराब का इस्तेमाल बहुत अधिक होता था। ये रिपोर्ट मानती है कि न सिर्फ उस दौर में ये बहुत चर्चित था, बल्कि इसे कल्चर का हिस्सा भी माना जाता है। बादशाह कई कई दिनों तक नशे की हालत में डूबे रहते थे। मुगलों में आम था कत्लेआम। अपने वेब सीरीज ताज अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि अकबर के टाइम में कत्लेआम कितना आम था। शाहजहां के बेटे औरंगजेब के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसने अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतारकर अपने पिता को बंदी बना लिया ताकि उसे ताज मिल सके। मुगल काल में परिवार वालों को सिंहासन के लिए कत्ल कर देना बहुत आम था। तख्त के लिए युद्ध करने की जगह अपने ही परिवार की बलि चढ़ा देना उस दौर में देखा गया। तो मुगल काल में कत्ल करना, जो कत्लेआम था, वो बहुत ही नॉर्मल माना जाता था। हालांकि मुगलों को लेकर कई भ्रांतियां हैं, पर इन्हें हमेशा से ही भारत के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा माना गया है। चलिए आज हम बात करते हैं उन मिथकों की जिनमें कहा जाता है कि मुगल नहीं होते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर हिंदुस्तान के प्रेम में था। अब ये बात कितनी सच है, कितनी झूठी, हम आपको बताते हैं। बाबर ने अपनी डायरी तुज़के बाबरी में काफी कुछ अच्छा और बुरा दोनों लिखा है। उसमें हिंदुस्तान के बारे में क्या लिखा है आपको बताते हैं, आप खुद सुनिए। उसने लिखा, हिंदुस्तान दिलचस्प मुल्क है, यहाँ के लोग खूबसूरत नहीं हैं, सामाजिक ताना बाना भी बहुत समृद्ध नहीं है, लोगों में शायरी करने का हुनर नहीं है, तमीज तहजीब और बड़ा दिल नहीं है, कला और शिल्प में सही अनुपात नहीं है, अच्छे घोड़े, मीट, अंगूर, तरबूज यहाँ नहीं होते, बाजारों में रोटी, अच्छा खाना या बर्फ नहीं मिलती, गुसल खाने और मदरसे नहीं हैं। बाबर ने हिंदुस्तान की 2 चीजों की तारीफ खूब की है, पहली आम की और दूसरी हिंदुस्तानियों के पास मौजूद सोने की। दरअसल बाबर ने जो लिखा है वो उसके परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही है। समरकंद से आया एक आदमी एक बिल्कुल अलग भूगोल और समाज में पहुंच जाता है और अपने हिसाब से चीजों को लिखता है। उसको आज के समीकरणों के हिसाब से देखना गलत है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे, मुगल ना होते तो हिंदुस्तान में खूबसूरत इमारतें ना होती। ये तर्क दिया जाता है कि मुगल ना होते तो लाल किला ना होता, ताजमहल ना होता, तमाम खूबसूरत इमारतें नहीं होती। कुछ हद तक बात सच भी है, मगर अंग्रेजों के हिसाब से लिखे गए इतिहास और आजादी के बाद लंबे समय तक
गोरों की लिखी हर बात को प्रामाणिक मानने की हमारी फितरत ने हिंदुस्तान की विरासत में तमाम चीजों का जो क्रेडिट है वो छीन लिया है। अगर ताजमहल भी होता, अगर ताजमहल नहीं भी होता, तो भी अजंता एलोरा की गुफाएं, सांची का स्तूप, खजुराहो के मंदिर, दक्षिण के भव्य मंदिर, तांजोर की मूर्ति कला मौजूद होते। शेरशाह सूरी की ग्रैंड ट्रंक रोड और मकबरा होता, बीजापुर का गोल गुंबद होता, उड़ीसा के मंदिर होते और बहुत सारी चीजें होती। अब यह भी कहा जाता है कि अगर बाबर ना होता तो बिरयानी ना होती। बिरयानी शब्द फारसी के बिरिंज बिरिया से बना है। इसका अर्थ होता है तले हुए चावल। बिरयानी को आज के हिंदुस्तान की सबसे चर्चित डिश कहा जाता है, तो यह गलत भी नहीं होगा। बिरयानी खिलाना तो एक राजनीतिक मुहावरा बन चुका है। मुगल चिकन बिरयानी के नाम हिंदुस्तान भर में ठेले से लेकर 5 आपको बता दें कि 5 स्टार दुकानें और कईयों की दुकानदारी जो है वो चल रही है। मगर बिरयानी को मुगलों से जोड़ना गलत है। गौर करिए, हिंदुस्तान में लखनवी और हैदराबादी बिरयानी सबसे पॉपुलर नाम है। आगरे या फतेहपुर सिकरी की बिरयानी आपने नहीं सुनी होगी। बाबर तुर्क था और बिरयानी फारसी खाना है। बाद के मुगल बादशाह पुलाव के शौकीन थे। वैसे बिरयानी की बात चली है तो आपको बता दें कि बिरयानी का मुगलों के अलावा चावल से भी रिश्ता नहीं है। ईरान में रुमाली रोटी के संग रखे हुए मसालेदार भुने गोश्त के कॉम्बिनेशन को बिरयानी कहते हैं। अब ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है कि आज मुगल खाने के नाम पर जो परोसा जा रहा है उसमें अधिकतर मुगल है ही नहीं। मुगलई के नाम पर जो कबाब और निहारी हम खा रहे हैं वो मुगल सल्तनत के बाद के दौर में नवाबों और जमींदारों के यहाँ की इजाद है। अब हम बात करते हैं गंगा जमनी तहजीब और उर्दू मुगल लाए हैं। गंगा जमनी तहजीब का नाम आते ही अकबर का नाम जहन में आ ही जाता है। मगर सूफीबाद, उर्दू और गंगा जमनी तहजीब जैसी चीजें हिंदुस्तान में बाबर के आने से पहले ही थी। अमीर खुसरो बाबर से कम 250 से 300 साल पहले ही जिहाले, मस्किन, मुकुंद, तागाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया लिखकर उर्दू की शुरुआत कर चुके थे। निजामुद्दीन औलिया भी खुसरो के समकालीन थे, जिनकी मजार को आज भी साझा हिंदू मुस्लिम विरासत का प्रतीक माना जाता है। तो अकबर जिस हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे वो बादशाह सलामत की अपनी खोज नहीं थी। अकबर अपने से पहले मौजूद दरगाहों और मजारों की संस्कृति को बढ़ा रहे थे। अब यह भी कहा जाता है कि मुगल पहले आए या यूरोपियन जो थे वो बाद में आए। वास्को डी गामा 1900 आपको बता दें कि वास्को डी गामा 1498 में हिंदुस्तान पहुंचा था, जबकि बाबर 1526 में हिंदुस्तान आया। तो इतिहास की इस धारणा को भूल जाइए कि मुगल पहले आए थे और यूरोपियन जो थे वो बाद में आए थे, क्योंकि इतिहासकारों के मुताबिक गुजरात जीतने वाला अकबर पुर्तगालियों की बेहतर नौसेना के चलते गोवा की तरफ नहीं गया था। यहाँ तक कि उसने कुछ जगहों पर पुर्तगालियों से समझौते भी किए थे। तो फिर मुगलों ने हमको क्या दिया? अगर कोई इस बात पर खुश हो कि मुगलों की हिंदुस्तान में कोई खास विरासत नहीं है तो ये गलत फहमी है। अगर गौर करें तो देखेंगे हिंदुस्तान में अंग्रेजों की बनवाई हुई अधिकतर इमारतें लाल रंग की होती हैं। अब जानकार बताते हैं कि इसके पीछे की वजह अधिकतर मुगल इमारतों का लाल पत्थर का बना होना है। अंग्रेज हिंदुस्तान में गिनती में बहुत कम थे और मुगलों के अंदाज को अपनाकर जनता के मन में शासक वाली इमेज बनाए रखना चाहते थे। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी इमारतों में कई ऐसे पहलू शामिल किए जिनमें मुगल आर्किटेक्चर की झलक मिलती है। हिंदुस्तान में बंदूकों और तोप का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर ने किया। बारूद के आने से युद्ध करने का तरीका बदला। मुगलों ने शेरो शायरी को काफी बढ़ावा दिया। बाबर तुर्की में कविताएं लिखता था। अकबर ने ब्रज भाषा में छंद लिखे। रहीम तो अकबर के सेनापति थे।
तुलसीदास ने खुद लिखा है कि अकबर ने उनको मनस बादरी देने की पेशकश की थी। तुलसी अब क्या हो ये नर के मन सबदार। इसके अलावा हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल गायकी मुगलों के समय में फली फूली। तबले और सितार की खोज खुसरो खां यानी कि अमीर खुसरो नहीं, खुसरो खां ने इसी दौर में की। मुगलों ने खूब सारे बाग भी बनवाए। कुल्फी और फालूदा को भी मुगलों ने मशहूर किया। इसके साथ ही खाने में फलों का चलन भी मुगलों के समय में बढ़ा। कुल मिलाकर बात यह है कि इतिहास को लिखते समय हर बार लिखने वाला जाने अनजाने अपने समय और सोच के हिसाब से मिलावट कर देता है। कल्पनाएं सच बन जाती हैं और सच हास्यास्पद या मिथक लगने लगता है। आपको बता दें, बादशाह अकबर पहला राजा था जिसने 49 वर्ष 9 महीने तक शासन किया। बादशाह अकबर तीसरे मुगल सम्राट रहे। उन्होंने 11 फरवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 तक मुगल सल्तनत पर शासन किया। अकबर के दौर में मुगलों का साम्राज्य धन, राजनीतिक प्रभाव और सैन्य क्षमता में इजाफा हुआ। पिता हुमायूं की मौत के बाद उनके सेना कमांडर रहे बैरम खान ने साम्राज्य को संभाला और बाद में इन्हें मुगल सिंहासन पर बैठा दिया। तो आज के आपको बता दें कि मुगलों का जो काला सच था वो क्या था। बाबर जो था वो समलैंगिक था और बाबरी मस्जिद को लेकर जो कंट्रोवर्शियल रहा है इतिहास में वो हमेशा से रहा, क्योंकि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का जो अनुवाद है वो बहुत सारी भाषाओं में आपको मिल जाएगा, जिसमें बताया गया है कि बाबर ने कैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही ये भी कहा कि बाबर जो था वो युवा और किशोर लड़कों पर मुग्ध हो जाया करता था। उस समय में समलैंगिकता काफी जीर्णोद्धार थी। उस समय इतना इसका वो था प्रचलन था क्योंकि मुगलों का शहंशाह और मुगल साम्राज्य का एक संस्थापक बाबर एक समलैंगिक था। अपनी इस विशेषता के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में खुद लिखा है। बाबरनामा में बताया गया है कि बाबर युवा और किशोर लड़कों पर मुग्ध हो जाया करता था। बाबर के हरम में सैकड़ों पुरुष भी थे। युवा लड़कों को औरतों के कपड़े पहनाकर हरम में नचाया जाता था। तो मुगल काल में हरम में क्या क्या होता था, मुगल काल में ऐसे कौन से मिथक है जो लगातार प्रचलित है, साथ ही साथ मुगल काल का जो वो काला सच जिससे सभी लोग अनजान हैं, आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में दर्शकों हमने आपको बताया होगा। ब्लैक बॉक्स में दर्शकों फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई स्टोरी के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।